नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर नर्सेस के लगभग 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। आचार संहिता के कारण अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम नहीं हो रहा है और बहुत जल्द इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो साथियों, विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 32 में आप देखिएगा, जुलाई और अगस्त में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू होगा। पेज नंबर जो है पॉइंट नंबर 32 जो विज्ञप्ति आई है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर नर्सेज की, उसमें विज्ञप्ति में पॉइंट नंबर 32 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जुलाई अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो साथियों, जुलाई अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उत्तराखंड की वो महिलाएं जिनकी शादी अदर स्टेट में हो गई है वो फिर भी यहाँ का बेनिफिट ले रही हैं, यहाँ का स्थायी निवास, मायके पक्ष से स्थायी निवास लगाकर नौकरी हासिल कर रही है। तो साथियों, दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो नियमावलियाँ बनती है या जो भी रूल्स बनते हैं, ये गवर्नमेंट बनाती है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे लोग मुझे कह रहे थे कि आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनको बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बाहर करने वाला, किसी को विज्ञप्ति से बाहर हटा करवाना या फिर किसी को इस भर्ती प्रक्रिया में अंदर करवाना, ये मेरा काम नहीं है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर है, या फिर अदालत में आप जाकर वहाँ से करवा सकते हैं। साथियों, कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये जेन्युइन मुद्दा है कि जिनकी शादी यहाँ से अदर स्टेट में हो चुकी है उनको अप्लाई क्यों करने दिया जा रहा है। तो साथियों, इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल बनाया है जिसके तहत ये वो अप्लाई कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट ने रूल बनाया है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ या आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल है। हाँ, इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन पहले तथ्यों को देखना होगा। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ऐसे लोगों का जो उत्तराखंड के थे और जिनकी शादी बाहर हो गई, अदर स्टेट में हो गई, उनके पास आज उधर का भी स्थायी है, इधर का भी है। तो ये बड़ा मुद्दा है और अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन वही बात है कि इस मामले को गवर्नमेंट देखेगी, इस मामले में गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी, या फिर आप कोर्ट में जाकर इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। साथियों, एक बात बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जिन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइन नहीं किया है, क्या वो मेडिकल कॉलेज के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो उनका संवैधानिक अधिकार है और उनको रोक नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो साथियों, इसके लिए वेटिंग लिस्ट जो आएगी, उसके लिए हमको डीजी हेल्थ में लगातार जाना पड़ेगा और वहाँ पर हमें लगातार प्रेशराइज उनको करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट उनसे करनी पड़ेगी कि जल्द से जल्द जो है वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। जब हम लगातार कोशिश करेंगे, लगातार डीजी हेल्थ के चक्कर लगाएंगे, डीजी मैम से मिलेंगे, तो तभी वेटिंग लिस्ट आएगी। वैसे आने को तो आएगी, लेकिन समय लगेगा। लेकिन अगर हम लगातार डीजी हेल्थ के चक्कर लगाएंगे, लगातार अगर हम कोशिश करेंगे, तो वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ये है कि इतने टाइम के बाद ही आएगी, लेकिन हम लोगों को कोशिश भी करनी पड़ेगी। और ओवर एज वाले मामले में भी मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि उनको डीजी हेल्थ में जाकर डीजी मैम से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जल्द से जल्द उनको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है। उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। वो भी एक तो बहुत लंबा संघर्ष उनका रहा, और अब पहले विज्ञप्ति में भर्ती प्रक्रिया में अंदर आने के लिए और अब ज्वाइनिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं लगातार एक लंबा संघर्ष वो कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि हमारा जो केस है क्षतिज आरक्षण वाला, उसकी अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं कोर्ट में अभी देरी हो रही है। हमने पिछले महीने 10 तारीख को अर्जेंसी लगा दी थी, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया है। आप खुद समझ लीजिए, जब हम अपने वकील गणेश कांडपाल जी से इस संबंध में बात करते हैं तो
वो हमें यही कहते हैं कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, और कहते कहते 1 महीना निकल चुका है और अभी तक नंबर नहीं आया। तो अब हम फिर भी लगातार लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगे हुए हैं। कांडपाल जी जो हैं, गणेश कांडपाल जी से हम लगातार मिल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारा केस लगना चाहिए, जल्द से जल्द इस पर डिसीजन आना चाहिए, क्योंकि अब पूरा केस हमारे फेवर में है। तो जल्द से जल्द हमारे फेवर में इसमें डिसीजन आना चाहिए, ताकि 103 लोगों के भविष्य को जो है बचाया जा सके, 103 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति दिलाई जा सके। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि 103 लोग कंपटीशन में वैसे हट जाएंगे मेडिकल कॉलेज के, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो इतने लोग वैसे हट जाएंगे। दूसरी बड़ी बात कि लगभग 150 पद वहाँ पर भी क्षैतिज आरक्षण के खराब हो रहे हैं, वो पद भी बच जाएंगे। तो लगभग 250 पदों का जो है नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो साथियों, ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। 250 परिवारों को सक्षम होने से जो रोका जा रहा है, या फिर कह सकते हैं क्षैतिज आरक्षण की तरह है, जो क्षैतिज आरक्षण की तहत जो इतनी पोस्टें रुक रही है, अगर इस केस को हम जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक बहुत बड़ा डिसीजन, एक बहुत बड़ी जीत हमारी होगी और लगभग 250 परिवारों को रोज़गार मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसको हल्के में ना लें और सभी लोग इस पर कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि EWS, फर्जी EWS की लगातार सूचनाएं मिल रही है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात जो लगातार कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में किसी ने फर्जी EWS बनाया है, तो देखिए उसकी ज्वाइनिंग कहाँ पर हुई है। जिस डिस्ट्रिक्ट में उसकी ज्वाइनिंग हुई है, उस ज़िले के जिलाधिकारी महोदय को और उस ज़िले के CMO को आप कंप्लेंट करेंगे, और निश्चित तौर पर अगर कंप्लेंट करेंगे तो कार्रवाई ज़रूर होगी। और ऐसे लोग जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के आए हैं, वो बाहर होंगे, ये निश्चित है। अभी तो 2 साल का प्रोविजनल पीरियड है, और इसमें अगर किसी भी कंप्लेंट होती है और जांच होती है और जांच में वो दोषी पाया जाता है, तो उसको निश्चित तौर पर बाहर किया जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर कोई और भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।